ए बेबी और इस चाहे ईरान इसराइल का युद्ध हो या फिर इसराइल जिस तरह से वहाँ पर हमास के खिलाफ युद्ध कर रहा है और गजा में बमबारी कर रहा है पिछले 2 साल से, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा हो, इन सब में भारत की विदेश नीति को लेकर और भारत की जो एक स्टैंड होता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और विदेश नीति पर उठ रहे सवाल तब और ज़्यादा आक्रामक हो गए जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, सीज फायर हुआ और उसके बावजूद भारत के समर्थन में कोई देश उतरता नहीं दिखाई पड़ा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों देशों की यात्रा कर चुके हैं और सैकड़ों बार कर चुके हैं, बावजूद इसके भारत के साथ कोई देश नजर नहीं आया। तो ये आरोप लग रहे हैं कि जो भारत की विदेश नीति है, परंपरागत विदेश नीति, उसको प्रभावित किया गया है, उसको एक तरीके से अल्टर करने की कोशिश की गई है, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, जो भारत के नुकसान जो है वो विदेश नीति के साथ जो मोदी सरकार ने छेड़छाड़ की है जी, ये असल में ये मोदी जी के खुद को ज्ञान तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। और आज जो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता है समीर जी, उन्होंने बड़ा मजाक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ाया है जी। और उन्होंने जो मजाक उड़ाया है समीर जी, उसको हम लोग बता भी सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जैसे ही उनका ट्वीट भी हम लोग देख सकते हैं, ट्वीट किया। हाँ बिल्कुल, उनका ट्वीट देखते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चले गए, कनाडा से हटकर निकल कर चले गए अपने देश, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ा एक तरीके से तंज कसते हुए, मजा लेते हुए, सीधे सीधे कहा जाए कि मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही मोदी कनाडा गए और G7 सम्मेलन में बेशर्मी से पर्यवेक्षक बने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी बहाने से सम्मेलन छोड़कर वापस वाशिंगटन चले गए। मोदी को दुख हो रहा होगा कि हमारे मुख्य मीडिया में छपने के लिए कोई फोटो अवसर नहीं हुआ जी। कैट मीडिया जो हमारे मतलब पूसी कैट मेन मीडिया, पूसी कैट मेन मीडिया जो है, मतलब अभी तक तो गोदी मीडिया और जाने क्या क्या दरबारी मीडिया सब कहा जाता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने नया शब्द दे दिया कि हमारा पूसी कैट मेन मीडिया जो है, मेन मीडिया मतलब मुख्य धारा का मीडिया, उसमें जो फोटो सेशन होने का कोई अवसर जो उनके हाथ से निकल गया। और उसके बाद उन्होंने समीर जी एक रिट्वीट किया जी, एक कोई मुरलीधरन गोपाल हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जहाज से गधे उतर रहे हैं और जहाज से गधों उतरते हुए उन्होंने उस पर लिखा कि अभी अभी विदेश में कहीं उतरा हूं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकता, और इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने रीट्वीट किया। अब ये अभी अभी विदेश में कहीं उतरा हूं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इसका कहने का क्या तात्पर्य है? सुब्रमण्यम स्वामी जो है इसको रीट्वीट कर रहे हैं, तो ये किसके ऊपर इशारा है? जिनको समझना है वो इसको समझ लें, और जिनके लिए कहा गया होगा शायद उन्होंने समझ भी लिया होगा। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर है सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन सरकार पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और जिस तरह की विदेश नीति है इस समय और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को, पारंपरिक विदेश नीति से बिल्कुल अलग तरीके की विदेश नीति अपनाई जा रही है, उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष उन पर हमलावर है, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उस हमलावर है और उनकी नीतियों की, प्रधानमंत्री की नीतियों की, सरकार की नीतियों की जबरदस्त तरीके से आलोचना कर रहे हैं। बहुत तमाम उनको विदेश नीति का और आर्थिक नीति का काफ़ी ज्ञान है और उन जो तथ्यों के आधार पर वो सरकार की आलोचना करते रहते हैं और पिछले कुछ समय से लगातार हमलावर है और बता रहे हैं, जिस पूरी तरह से कह लीजिए कि बीजेपी में रहते हुए वो विपक्ष का काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बल्कि विपक्ष से ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और समीर जी इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल की सेना ने जो दक्षिणी गाजा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय समूहों की और UN की जो सहायता एड थी उसका इंतजार कर रहे थे, तो उनकी 45 फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोली चलाकर उनकी जान ले ली है जी। ये इजरायली फोर्सेस ने किया है, तो यानी युद्ध अपराध जो है इजराइल के वो रुक नहीं रहे हैं, इसके बावजूद कि ईरान जो है उसको सबक सिखा रहा है, लेकिन वो गाजा पे और लेबनान पे अपने हमले जो है वो जारी रखे हुए है इजराइल, ये देखने में आ रहा है समीर। तो ये अभी ताज़ा खबर है कि 45 फलस्तीनियों को जो कि सहायता के लिए वहाँ पर लाइनों में लगे हुए थे, कतार में लगे हुए थे, उनको जो खाने पीने की चीज़ें जो बढ़ती है उन पर हमला किया गया है और 45 फलस्तीनियों की जान चली गई है। ये बहुत गंभीर घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार
गजा पट्टी में हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र बार बार चिंता जता रहा है। WHO कह चुका है कि वहाँ हजारों लाखों लोग जो है वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और उनको अगर नहीं बचाया गया तो बहुत बड़ा वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कि मानवीय आपदा आ सकती है। मानवीय आपदा इस समय चल ही रही है और इसराइल को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि जहाँ उसने ये जनसंहार किया है इसराइल ने, वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित था ये सहायता स्थल, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल का समर्थन प्राप्त था, यानी इनके समर्थन से वो चल रहा था। यानी आप वहां बुलाकर शरण दे रहे हैं और शरणार्थियों को आप वहां कत्ल कर रहे हैं, मतलब सहायता के लिए लाइन में लगे और फिर उनको मार दे रहे हैं, उनको मार दिया। और इस तरीके की उसने कई घटनाएं इसराइल ने अब तक इस तरीके की हैं। तो बहुत युद्ध अपराध जो है हो रहा है, पूरी दुनिया को इसराइल के खिलाफ खड़े होना चाहिए। यह मानवता का हत्यारा बन चुका है इसराइल, और पूरी दुनिया में इसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। और ईरान ने साफ तौर पर कहा है यूएन सुरक्षा परिषद से कि अगर आप इसको नहीं रोक सकते हैं तो आपका रहना बेकार है, आप बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा हो चुके हैं यूएन। और यूएन की खामोशी जो समीर जी वो देखने लायक है। हाँ, वो इसीलिए तो अब ये हैरानी जताई जा रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता अब रह क्या गई है। वो दो देशों के बीच ना तो युद्ध को रुकवा पा रहा है, ना ही लोगों को आपस में युद्ध करने से रोक पा रहा है, और युद्ध होने के बावजूद उनको सीज फायर नहीं करा पा रहा है। और दूसरी बात ये कि जहाँ मानवीयता के जो वहाँ जिस तरह से गजा पट्टी में हो रहा है, वहाँ पर मानवीय जो एक संवेदना होती है पूरी तरह से ताक पर रख दी गई है। ऐसे मौक़ों पर भी संयुक्त राष्ट्र कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, तो फिर उसकी उपयोगिता क्या है, ज़रूरत क्या है, उस संगठन के बने रहने की क्या ज़रूरत है, उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी यूएन की क्या प्रासंगिकता रह गई है, इसको लेकर सवाल जो समीर जी उठने लगे हैं, और ये किस तरीके से चल रहा है, और अब ज़रूरत क्या रह गई है। अगर आप इसराइल को नहीं रोक सकते और इसराइल आपके चार्टर को नहीं मान रहा है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ जाकर गाजा में भी हमले कर रहा है, ईरान में भी हमले कर रहा है, तो निश्चित तौर पर फिर जरूरत क्या रह गई, भंग किया जाए फिर इसको एक तरीके से। अगर अमेरिका का ही गुलाम होकर रह गया है यूएन, तो फिर जरूरत क्या, फिर अमेरिका ही दादागिरी कर ले, सारी सब कुछ वही नियंत्रित कर ले। समीर जी, पूरी दुनिया में इस समय जो उथल पुथल मची हुई है, इसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे तो देखने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है, ये साफ तौर पर लग रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच अब लड़ाई चल रही है और उसके रुकने के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और तमाम इमारतें और सड़कें वहां पर किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं, शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, वो क्या कर रहा है, और अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो फिर उसकी उपयोगिता क्या है। और जो गंभीर बात यह है कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के जिम्मेदार देश हैं, उनकी अपनी भूमिका एक तरफ किसी न किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं, स्थायी सदस्य देश हैं, वो खुद किसी न किसी के तरफ खुले तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दो जो बाइपोलर दुनिया है उसी तरीके की दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं और कुछ इसराइल के खिलाफ साथ में खड़े हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश तमाम जो है वो सीधे तौर पर इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए एक और दिलचस्प बात हुई अमेरिका में और कनाडा में। अमलेंदु जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर मैं होता, ये ईरान और इसराइल के बीच जो कुछ चल रहा है, इसके लिए जो बाइडेन और कनाडा के जो पुराने प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो जिम्मेदार हैं, और अगर मैं राष्ट्रपति रहा होता तो ये युद्ध ना हो पाता। ईरान और इसराइल का युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और इनके सामने ही शुरू हुआ है, लेकिन ये अपने देश के भी जो पुराने नेता हैं, पुराने राष्ट्रपति हैं, उनको खारिज कर रहे हैं, और कनाडा के भी पुराने प्रधानमंत्री को खारिज कर रहे हैं। हाँ, खारिज कर रहे हैं, और ट्रूडो से तो उनकी काफी ज्यादा हुकताक भी हो गई। और यहाँ तक कह दिया था कि कनाडा को जो हम अपना प्रांत बना दें और शामिल हो जाए हमारे में, शामिल हो जाए हमारे में। तो ये एक तरीके से जो उनकी जो विस्तारवादी नीति है ट्रंप की, मैक्सिको के लिए भी इसी तरीके से कह चुके हैं। तो ये विस्तारवादी नीति, उसका जवाब उनको मिल रहा है, और कनाडा ने अब जो है मजबूत रीढ़ जो है समीर जी वो दिखाई है अमेरिका के सामने। सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मजबूत रीढ़ क्यों नहीं दिखा पा रहे ट्रंप के सामने, जब सारी दुनिया जो मजबूत रीढ़ दिखा रही है। इमैनुअल मैक्रो तंज कस रहे हैं, कार्नी जो वहाँ कह रहे हैं कि भाई इसका G7 समिट का चेयरमैन मैं हूँ,
मुझे बात करने दीजिए, आप खामोश बैठिए जी, ट्रम्प से कह रहे हैं। और ट्रम्प जो है वो सुरक्षा का हवाला देकर भाग जा रहे हैं वहां से, कनाडा से। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने में शर्म क्यों आ रही है कि ट्रम्प साहब खामोश बैठिए, आपने सीज फायर नहीं कराया है, डीजीएमओ पाकिस्तान का हमारे यहाँ के गिड़गिड़ाया था, तब हमने सीज फायर किया है। तो इतनी सी बात कहने में हमारे प्रधानमंत्री को शर्म क्यों आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत निगाहें लगी हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जब कनाडा में जाएंगे, पहुंचेंगे, वहां डोनाल्ड ट्रंप पहले से पहुंचे रहेंगे। दोनों के बीच चूंकि प्रधानमंत्री की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी, द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से निकल लिए। क्या इसका कारण हो सकता है? लेकिन कारण बहुत से बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से वो इमैनुअल मैक्रो का हम लोग ट्वीट देखेंगे, जिसमें उन्होंने तंज किया है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप चले जा रहे हैं। उन्होंने मजा लेते हुए लिखा है कि शायद ट्रंप को जाकर बहुत काम करना होगा, ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवाने की कोशिश करनी होगी, सीज फायर कराना होगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हम ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवा सकते हैं, रुकवाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमने सीज फायर कराया है। लेकिन उनके जाने की वजहें कुछ और बताई जा रही हैं। जैसा अमलेंदु जी ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको बोलने से रोक दिया कि इसका अध्यक्ष G7 का अभी मैं हूं तो मैं बोलूंगा। उसके अलावा भी सुरक्षा की दृष्टि से भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को देखा जा रहा है, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है, हालांकि उनके जो आधिकारिक रूप से कहा गया, यानी वाशिंगटन जो व्हाइट हाउस की ओर से बयान दिया गया, उसमें ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व में जो एक संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से लौट रहे हैं। लेकिन ये वजह कहीं से भी एक वाजिब वजह नहीं मानी जा सकती। हाँ, ये वाजिब वजह नहीं मानी जा सकती। और समीर जी, इधर जो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारतीय नागरिक जो ईरान में फंसे हुए हैं, और उसको लेकर परसों जो था वो पवन खेड़ा ने सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री खुद तो चल दिए विदेश यात्रा पर, भारतीय नागरिक में फंसे हुए, क्या किया है। अब भारत का जो दूतावास है उसने बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की एडवाइजरी जारी की है समीर जी। और वो एडवाइजरी क्या जारी की है? एडवाइजरी जारी की है कि सभी भारतीय नागरिक और PIO भारतीय मूल के व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग करके तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है। अरे भाई, तो इसमें आप सलाह क्या दे रहे हैं? तो आदमी जान बचाने के लिए खुद ही भागेगा, चला जाएगा, और आप अपने जिम्मेदारी क्या रह जाती है कि अपने संसाधनों का उपयोग करके। दूतावास वहां क्या कर रहा है भाई? नाच गाना कराने के लिए दूतावास क्या कि शशि थरूर जाके गाना गाएंगे और रेखा शर्मा जो वहां जाके गाना गाएंगी? दूतावास इसके लिए बने या भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने? तो यानी पूरी तरीके से सरकार जी, हमारी सरकार जो है ये नाकारा साबित हो रही है इस समय भी। कहा तो पप्पा ने बाहर रुकवा दी थी रूस और यूक्रेन के बीच में जी। अब वो पप्पा कहाँ चलेगा बाहर रुकवाने वाले नागरिकों को, क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं? तो ये पप्पा बाहर रुकवाने वाले खुद तो बैठे हुए कनाडा में, साइप्रस चले गए, और यहाँ नागरिक हमारे फंसे हुए ईरान में और इजराइल में। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक तरीके से एडवाइजरी है। उसमें जो कहा जा रहा है कि सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO जो हैं वो अपने संसाधनों का उपयोग करके तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है। जो ईरान में भारत का दूतावास है वो ये एडवाइजरी जारी कर रहा है। अभी इस एडवाइजरी के जारी करने का क्या मतलब है? वहाँ पर तो हेल्पलाइन होनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनसे ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर अगर समझा जाए कि आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। उसमें यानी दूतावास फिर क्या कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि दूतावास किस लिए अलग अलग देशों में बने हुए हैं। वहां रहने वाले भारत के नागरिकों की मदद के लिए ही बने हैं, लेकिन दूतावास कह रहा है कि आप अपनी मदद खुद करिए। आप अपनी, आपकी सुरक्षा अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आपकी सुरक्षा हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमसे कुछ नहीं होने वाला। पप्पा बाहर नहीं रुकवा सकते जी। इसका मतलब सीधे सीधे यही ना कि अगर ये आप अपने संसाधनों से और सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए तो पप्पा बेकार हो गए, पप्पा बाहर नहीं रुकवा सकते। यही कहने का मतलब है इसका दूतावास का। ये किस तरीके की एडवाइजरी जारी की जाती है, एस जयशंकर साहब कुछ क्यों नहीं देखते जी? देखना चाहिए उनको कि क्या कर रहे हैं उनके दूतावास, उन्हीं का मंत्रालय है ना। ठीक है भाई, आपने पाकिस्तान को पहले बता दिया था तो आपके तो अपने विदेश मंत्री आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके दूतावास क्या करना है इनको तो देखिए। ऐसे समय में समीर जी NDA की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, अगर वो थी तो क्या करती? एक एक व्यक्ति को उन्होंने बाहर से निकलवाया, उनके परिवारों तक पहुंचाया और फिर उनको इन लोगों ने ट्रोल किया। इसी मोदी आर्मी ने उनको सुषमा स्वराज को ट्रोल किया था इसको लेकर। हालांकि उनकी बेटी जो वो सबसे ज्यादा बड़ी मोदी भक्त हुए जा रही है, लेकिन क्या चलिए है वो अपने राजनीतिक मसले हैं। लेकिन यहाँ इस समय जिम्मेदारी जो होनी चाहिए थी भारत सरकार की, और ईरान में जो भारत का दूतावास है, इजराइल में जो भारत का दूतावास है, उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, लेकिन जो ईरान में भारतीय दूतावास है उसकी ये एडवाइजरी बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके की है कि वहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं, भारत के लोग और भारतीय मूल के लोग, वो वहाँ पर अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा खुद देखें, उनको क्या करना है और अपने संसाधनों से वो सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाएं। युद्ध की विभीषिका में जो देश जल रहे हैं वहाँ पर भारतीय नागरिक किस परेशान स्थितियों में होंगे, उनके पास तक जब ये एडवाइजरी पहुँचेगी तो सरकार को कितना जिम्मेदार वो पाएंगे, ये देखने वाली बात है। उनके मन में कितना इस सरकार के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बहुत हैरानी की बात है। यानी सीधे कहा जा रहा है कि आपको हमने अपने आपके हाल पर छोड़ दिया है, अब जैसे आप सुरक्षित बचना चाहें आप बच लीजिए, हमारी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार और दूतावास जो है समीर जी, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो अब सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। अब अगर ऐसे समय भी सवाल नहीं उठेंगे तो सवाल फिर आके उठेंगे कब? सवाल होते किस लिए और कब उठाए जाएंगे सवाल? फिर अभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें समीर जी। और एक कमलेदु जी, एक और फिर खबर आ रही है कि तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया की एक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। लंदन जा रही थी और उसको AI 159 एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है। ये लगातार ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वही अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट थी जिस पर पिछले दिनों जो है वो एक विमान हादसा हुआ है, कई सारे लोगों की उसमें जान चली गई। तो तकनीकी खराबी की वजह से एयर इंडिया की ही एक फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इंडिगो की फ़्लाइट को बताया कि वो कोच्चि से दिल्ली की ओर आ रही थी और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी उसको नागपुर में। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि विमान जो विमानन क्षेत्र है किस तरीके से वहाँ पर ऐसी तकनीकी खामियों की खबरें आ रही हैं, किसी की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, कहीं बम होने की सूचना दी जा रही है। ये सब बहुत हैरान करने वाली बातें हैं क्योंकि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र होता है, चाहे एयरपोर्ट हो किसी भी देश का, भारत का भी तमाम सुरक्षा चक्र होता है, उसके कई उसमें लेयर की सुरक्षा होती है, चेकिंग होती है। इन सब के बावजूद वहाँ बम की धमकी मिल रही है, बम होने की सूचना मिल रही है, विमान में तकनीकी खामियां हैं। आखिर किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, सवाल उठेंगे और अभी मतलब उसकी जांच पूरी हुई भी नहीं है जी अहमदाबाद की। और रोज कम से कम 2 या 3 खबरें जो है वो एयर इंडिया के विमानों को लेकर इस तरीके की आ जाती हैं। कभी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कभी आधे रास्ते से लौट रही है। एक दुबई से जयपुर की फ्लाइट का जो है वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक महिला उसमें कह रही है कि इसमें हम AC नहीं चल रहा है, मेरा 3 साल का बच्चा जो पसीने से तरबतर होकर जो है वो सो गया और हम क्रू का लगातार बटन दबा रहे हैं, कोई क्रू वाला आ भी नहीं रहा है, क्रू मेंबर जो है, और पूरी उसमें। तो यही शिकायत जो थी समीर, जो अहमदाबाद का प्लेन था उसमें भी थी कि उसका AC काम नहीं कर रहा था। तो ये किस तरीके से, क्या ये जो है कहा जाए वो जिंदा बम बन गए हैं एयर इंडिया के विमान क्या जी? और अगर इस तरह की चीज़ तो एयर इंडिया इनकी जांच क्यों नहीं करता, ये बड़ा सवाल समीर जी है। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उनमें सुरक्षा चेकिंग में कुछ कमी रह गई है, उनमें बम की सूचना है। और ये सारी खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। लोगों का इन जो हवाई यात्रा है इस पर कितना भरोसा रह पाएगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। और अभी जो सूचना मिल रही है कि अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है उसमें तकनीकी खामियों की वजह से। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल के इस कार्यक्रम में की थी कि जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस जनगणना में सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इस जनगणना में ही जो कि 2027 से शुरू होगी और एक चरण में 2000 पहाड़ी क्षेत्रों में 2026 में ही होगी। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कास्ट का, जाति का, यानी जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इसमें जाति का कोई उल्लेख नहीं है और इस पर लगातार सवाल समझ उठ रहे हैं कि आखिर इसमें जाति जनगणना का क्यों नहीं लिया गया है और इसकी घोषणा कब की जाएगी। समीर जी, इसके पीछे गणित बताया जा रहा है। गणित ये बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी बर्फबंदी वाले क्षेत्रों में जनगणना और मार्च 27 से शुरू होगी ये जनगणना
बाकी राज्यों में। जी और 1 अक्टूबर से पहले चुनाव की मतलब लगभग आधा चुनाव निकल चुका होगा बिहार का। तो बिहार चुनाव में जातिगत जनगणना मुद्दा ना बनने पाए, तो इसलिए जो है ये बंदी वाले क्षेत्रों को पहले करा ली जाएगी और बाद में कराई जाएगी 2027 में, ताकि बिहार चुनाव में जातिगत जनगणना मुद्दा नहीं बनने पाए। ये एक सवाल है। अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के सांसद समीर जी, उन्होंने इसको लेकर जो है वो बातचीत की है कि उन्होंने पहले तो सरकार को शुक्रिया कहा है और फिर बताया कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जो थे वो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी। जी सुन सकते हैं। तो सुनते हैं एक बार समाजवादी पार्टी के नेता सांसद हैं अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी उस पर सवाल उठाए हैं, उनको भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं अवधेश प्रसाद को, जातिगत जनगणना को लेकर वो क्या कह रहे हैं। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेकिन उसमें जाति का उल्लेख नहीं है। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत। और ये आरोप कल पवन खेड़ा ने भी लगाए थे और सुप्रिया श्रीनेत अब कह रही हैं कि नोटिफिकेशन में किस तरीके से खेल किया गया है और क्या उसके पीछे कारण है, क्यों ऐसा किया गया है। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही है। आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है, मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हैं। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनको उनका हक मिल जाए, उनके साथ सामाजिक न्याय हो जाए, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, इससे बड़े असहज रहते हैं। इनका इतिहास गवाह है। 1949 में ये संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकते थे। इनके बड़े बड़े नेता चाहे सावरकर हो, गोलवलकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, संविधान और बाबा साहब को लगातार भला बुरा कहते थे, लगातार अपशब्द कहते थे। आरएसएस ने तो प्रस्ताव पारित करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था और इतिहास साक्षी की 100 साल के इनके इतिहास में आज तक आरएसएस का एक भी अध्यक्ष, एक भी प्रमुख दलित या पिछड़े वर्ग का नहीं हुआ है। संघ के मोहन भागवत से लेकर रज्जू भैया और मनमोहन वैद तक सब खुलकर आरक्षण के खिलाफ बोलते थे। 7 अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो बीजेपी ने अपना सपोर्ट, अपना समर्थन वापस ले लिया था। 1994 से 2000 के बीच तत्कालीन संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह, जिनको रज्जू भैया कहा जाता था, वो लगातार आरक्षण हटाने की मांग करते थे। 2010 में जब कांग्रेस ने सदन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा, तब बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। सितंबर 2015 में आरएसएस के मुखपत्र, चाहे वो पांचजन्य हो या ऑर्गेनाइजर हो, उसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की मांग की थी और उसके साथ आरक्षण का विरोध किया था। और असलियत यह है कि 2017 में आरएसएस के जो उस समय प्रचार प्रमुख थे मनमोहन वैद्य जी, उन्होंने भी आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। अब आते हैं 2021 जुलाई में। इनकी सांसद रक्षा खांडसे ने सवाल पूछा जातिगत जनगणना पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा सरकार जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, इसके खिलाफ है। सितंबर 2021 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, वो नीतिगत रूप से इसके खिलाफ है। और अप्रैल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने तो यह तक कह डाला था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले असल में अर्बन नक्सल हैं। वो पहले ही जाति को नकार चुके थे और कहते थे सिर्फ 4 ही जातियां होती हैं। पूरे चुनाव में उनके तमाम बड़े नेताओं ने संविधान बदलने का दंभ भरा, यहां तक कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर टिके रहे और अंततोगत्वा उन्होंने सरकार को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना करने के लिए मजबूर किया। पर आज की अधिसूचना में क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं है, इससे संशय पैदा होता है। लेकिन एक बात साफ है और एक बात समझनी जरूरी है और यह याद रखिएगा, अब कोई खेल नहीं चलेगा, अब आपको पलटी भी नहीं मारने दी जाएगी। असलियत यह है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, राहुल गांधी आपसे जातिगत जनगणना करा के ही मानेंगे।
जनगणना की भारतीय जनता पार्टी, और जब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है तो उसमें खेल किया गया है और उसको लेकर एक सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। और अब कुछ देर में कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, हो सकता है इस बारे में भी कुछ बात करे और जातिगत जनगणना को लेकर कुछ और सवाल उठाए और सरकार से पूछे। लेकिन जो बड़ी खबर है कि ईरान और इस्राइल के बीच जो लड़ाई चल रही है पिछले 5 दिनों से, वो लगातार और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही है और दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान ने कई शहरों को, इस्राइल के कई शहरों को निशाना बनाया है और जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है। इस्राइल ने भी ईरान में, राजधानी तेहरान में कई जगहों पर हमले किए हैं। सैकड़ों लोगों की इसमें जान गई है और दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ एक एकजुटता दिखा रहे हैं। कुछ देश ईरान के साथ दिख रहे हैं और कुछ इस्राइल के। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रहे G7 की बैठक को छोड़कर वाशिंगटन लौट चुके हैं, अमेरिका लौट चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही उस बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। ये अब तक की खबरें रही और क्या अपडेट रहता है इन सारी बैठकों का, से उनको बाहर लाने की, ले आने की, या फिर जो छात्र संपर्क नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ एक दुविधा सी बनी हुई है। क्योंकि कई सारे छात्र वहाँ जो फंसे हुए हैं वो गुहार लगा रहे हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया, फिर सरकार की तरफ से बयान आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष कोई बात कहे, उनकी समस्या उठाए, उसके बाद सरकार का बयान आने से पहले सरकार को ही इसमें पहले एक्शन लेना चाहिए और हेल्पलाइन वगैरह जारी करनी चाहिए। हालांकि वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है लोगों को और कहा गया है कि दूतावास के संपर्क में रहें, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे छात्र या बहुत सारे लोग, चूंकि युद्ध की स्थिति है और लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, तो इन स्थितियों में निश्चित तौर पर एक वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल होगा। खासतौर पर जो नए नए छात्र गए होंगे उन देशों में रहने के लिए, तो उनके साथ एक संपर्क होना चाहिए, जो नहीं है। आरोप लगाया पवन खेड़ा ने और अब सरकार उसमें हरकत में आती दिख रही है। हालांकि वहां से वापस बुलाने का तो कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि सारे हवाई रास्ते जो है वो बंद है, युद्ध वहां पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि दूतावास के संपर्क में रहें और सुरक्षित तरीके से वहां पर रहें। हाँ बिल्कुल, दूतावास के संपर्क में, लेकिन समीर जी ये कि दूतावास के संपर्क में रहें कैसे? जी हाँ, दूतावास तक पहुंचे कैसे? इस तरीके जब हालात है तो दूतावास में कैसे पहुंच सकते हैं, ये जो है वो एक तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अब ठीक है, जारी कर दिया है मंत्रालय, उसने विदेश मंत्रालय ने कि वहाँ संपर्क करें, ये ठीक है संपर्क में रहें, लेकिन ये करें कैसे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये अब खबर आ रही है समीर जी कि तेहरान ने, मतलब ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को आज सुबह तबाह कर दिया है। मतलब सीधे उसने लक्ष्य करके जो मिसाइल फेंकी हैं वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को लक्ष्य करके उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और उसके बाद इजराइल काफ़ी घबराया वो लग रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर और अब कहा भी है ईरान ने कि वो लगातार उसके परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा और इसके अलावा वहाँ के जो कमांडर हैं उनको भी टारगेट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्राइल ने पहले दिन के हमले से ही शुरुआत किया है और टारगेट किया है। कई परमाणु वैज्ञानिकों को, कई कमांडर्स को मार गिराया है और उसी तरीके से अब ईरान ने इस्राइल को धमकी दी है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं और भयानक तस्वीरें आ रही हैं दोनों ही देशों से। इस्राइल के कई शहर जिस तरह से तबाह दिख रहे हैं उसका अंदेशा नहीं रहा होगा इस्राइल को, या फिर रहा होगा ये तो वही बता सकता है। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार की सुबह हमला किया था ईरान के ऊपर, तो फिर वो और ये दावा करता रहा, जब उसके बाद प्रतिक्रिया में, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने वहाँ पर बहुत सारे अपनी मिसाइलें दागी। उसके बाद इस्राइल ने यह दावा किया कि वो मिसाइलें टारगेट को हिट नहीं कर पाई हैं, ज़्यादातर को हमने नष्ट कर दिया। यानी अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस्राइल का, उसकी वो तारीफ करता दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में खुद स्वीकार किया कि किस तरीके से शहर पूरा तबाह होते दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर, और बहुत सारी जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो अंदेशा नहीं रहा होगा शायद इस्राइल को कि इतना भयानक जो जवाबी कार्रवाई होगी ईरान की तरफ से वो होगी। हाँ बिल्कुल ये होगी। और समीर जी, जो ईरानी मिलिट्री का एक हैंडल है, उसने जो था रात में ट्वीट किया था कि आज की रात इजराइल जो है
वो गहरी तबाही देखेगा। और खबर ये आ रही है समीर जी कि इजराइल ने रात में सैकड़ों जो है वो मिसाइल रात भर दागे हैं और उसका निशाना जो वो सेंट्रल इजराइल और हाइफा एयरपोर्ट जो है वो थे जी। हाइफा एयरपोर्ट का हमारे अडानी जी से राष्ट्रीय शेख जो है उनसे भी संबंध बताया जाता है, वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है। और इन हमलों में 8 इजरायली नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं, ये जो है वो अभी तक आया है। और इजराइल ने कहा है कि ईरान जो है वो इसका अब फल भुगतेगा, ये इजराइल ने चेतावनी दी। फिलहाल तो इजराइल ने जो है वो इसको लेकर कह दिया है। और जो हाइफा के मेयर हैं उन्होंने कहा बताया है कि ईरान के मिसाइल अटैक में 3 लोगों की जान गई है, ये उन्होंने कहा है। और जो यहाव चैनल है चैनल 22 न्यूज़ करके उसने भी बताया है कि वहाँ जो है बहुत कठिन परिस्थितियाँ इस समय हैं और पूरा हाइफा जो शहर है वो एकदम मलबे की तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये वहाँ के स्थानीय न्यूज़ चैनल की खबर है जी। बिल्कुल, तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शहर है, बड़े शहर है, हाइफा है और तेल अवीव है, यरूशलेम है, उन सब जगहों पर ईरान की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। वहाँ पर ड्रोन मिसाइल के अटैक हो रहे हैं और तबाही की खबरें आ रही है, लोगों की जान जा रही है। वहाँ इसराइल की तरफ से खुद ही स्वीकार किया जा रहा है कि कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो अब ये कहाँ रुकेगा, इसको लेकर भी एक आशंकाएं जताई जा रही है। खबर ये भी है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इजराइल का, उसका कहना है कि कल रात में 287 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं पूरे देश में, रात भर में जो ईरान ने हमले किए हैं बैलिस्टिक मिसाइल से जी। तो ये अपडेट खबर है कि 287 लोगों को एक ही दिन में वहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, जो इस हमले में जिनकी जो घायल हुए हैं। तो लगातार दोनों देशों की ओर से भीषण हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि ये हमले अभी कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हमले होने अभी बाकी हैं। कहाँ तक ये हमले पहुँचेंगे ये देखने वाली बात है। पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएगी। पूरी दुनिया इसकी चपेट में तो नहीं आने वाली है, कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध का एक पृष्ठभूमि तो नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अरब लीग के देश यहाँ सीधे तौर पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ईरान के साथ, उसी तरीके से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं साथ इसराइल के साथ। हालांकि अमेरिका का रुख जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो शांति की भी अपील कर रहा है, सीज फायर के लिए तैयार कर रहा है दोनों देशों को। और कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच उसी तरह से सीज फायर कराने को तैयार हैं जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया। लेकिन दोनों देशों की कोई किसी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही किसी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, किसी ने भी जो है वो गंभीरता से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को या तो लिया नहीं है या बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है। और मौनम स्वीकार लक्षण जो कहावत है कि मौन जो है वो स्वीकार का लक्षण है, तो क्या इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है। शशि थरूर ने जरूर कहा कि हमारे संबंध है और किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हुई शशि थरूर। शशि थरूर क्या है? सवाल तो है ये कि जवाब आना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जी, जवाब आना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, वो अभी तक नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कल 14वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया और ईरान इजराइल के युद्ध में भारत और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरीके से उनकी डील करवाई व्यापार देके, इसी तरीके से ये भी जो है वो व्यापारिक डील करके समझौता करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये एक बार उन्होंने पेशकश की है। हालांकि दोनों ही देशों की तरफ से, ईरान और इसराइल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कितना महत्व दिया है दोनों देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और दुनिया भर में अलग अलग देश, अलग अलग संगठन, देशों के संगठन, वो कुछ इसराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी SCO, उसने भी ईरान इसराइल की आलोचना की है, इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है और ईरान के पक्ष में वो खड़ा दिखाई पड़ रहा है कि ईरान को अपने बचाव में हमले करने पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले इसराइल ने ही ईरान पर भयंकर हमले किए और उसके जवाब में ईरान को करना पड़ा। लेकिन
एससीओ की बैठक से, एससीओ के इस जो ये उसका प्रस्ताव है, इससे भारत ने अपने को अलग कर लिया है। जी अविनाश कुछ खबर लेकर आ रहे हैं। नहीं, जो इजराइल के एनएसए हैं, हाँ। हेनेंगवी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमने जो ईरान पर हमला किया, ईरान की जो ताकत है उसका अंदाजा नहीं लगा पाए। उनका कहना है कि शुरुआत में समझा था कि ईरान के पास में तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, और उसमें से भी शुरुआती हमले में हमने अधिकतर मिसाइलें उनकी नष्ट कर दी जी। अब वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है उससे यह संख्या 5000 से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान पर जो हमला किया, और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही हमला हुआ है, तो अमेरिका भी फेल हुआ है ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में, और ये इजराइल तो फेल हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि अब इसको अंदेशा नहीं रहा होगा इसराइल को कि इस तरीके से प्रतिक्रिया होगी ईरान की तरफ से। तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास है उसको भी नुकसान हुआ है, उसको भी मिसाइल पड़ी है। और वहाँ के जो अमेरिकी राजदूत हैं तेल अवीव में, उन्होंने माइक खुबाबी, उन्होंने कहा है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की इमारत को नुकसान हुआ है क्योंकि संरचना के पास इजरायली मिसाइलों के हमले हुए। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी कर्मियों को कोई चोट नहीं आई है, और यरूशलेम और तेल अवीव में देश के दूतावास और 12 दूतावास बंद रहेंगे। जी, यानी ईरान के हमले में टारगेट अब अमेरिकी ठिकाने भी हो रहे हैं सीधे तौर पर। अमेरिकी ठिकाने भी हैं, और हाइफा एयरपोर्ट जो बंदरगाह है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि हाइफा कितना महत्वपूर्ण उसके लिए बंदरगाह था। बेन गुरियन एयरपोर्ट भी उस पर निशाना बना चुका है ईरान। तो यानी इजराइल के जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, अब कल रात जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, वो सारी उसने इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लक्ष्य करके दागी है। इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए समीर जी, वो जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं मोस्टली उनके ऊपर लगे हुए हैं, और मिसाइल्स के निशाने इतने सटीक थे कि उन्होंने जाके सीधा उन्हीं को अटैक किया है। वो बिल्डिंग्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, दूसरी बात ये है कि जो इजराइल के हमले को लेकर, शुरुआत से इजराइल बोल रहा था कि हमने उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, लेकिन अब जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी तरफ से जानकारी आई है, उसमें यही बताया गया है कि जो ईरान के अधिकतर न्यूक्लियर संयंत्र हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो तो शुरू से ही उसका, अभी जब पहले दिन जब इससे ये हमला हुआ था उसके बाद ही आईएईए का बयान आया कि जो दावे किए जा रहे हैं कि टारगेट किया गया तो वो सुरक्षित है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है जो ईरान के परमाणु ठिकाने। हाँ बिल्कुल, जो उसके बाद भी लगातार जो इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है, क्योंकि इजराइल के जो ईरान के जो भूमिगत जो परमाणु संयंत्र हैं, जो इजराइल है उसके पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ऐसा कोई बम नहीं है जो उसको टारगेट कर सके। वो बम सिर्फ अमेरिका के पास में है या रूस के पास में, और किसी के पास में नहीं है। और इसीलिए नेतन्याहू लगातार अब अमेरिका के सामने गिड़गड़ा रहे हैं कि आप भी इस युद्ध में शामिल हो जाइए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है वो उस हिसाब से उन्होंने एक तरह से क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप लोगों का युद्ध है, जिस तरीके से हमने भारत और पाकिस्तान में डील करवाई है वैसे आप लोग भी डील कर लीजिए। यानी ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। उन धमकी जरूर दे रहे हैं वो ईरान को कि आप इजराइल से डील कर लीजिएगा, लेकिन ट्रंप को भी ये चीज समझ में आने लगी है कि ईरान की ताकत का जो अंदाजा अमेरिका ने लगाया था वो अंदाजा ही गलत था। और इसीलिए अब, क्योंकि अब ये माना जा रहा है युद्ध जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा नुकसान इजराइल का भी बढ़ता चला जाएगा। और बिल्कुल, और इस बीच में जिस तरह से अरब लीग के देश एकजुटता दिखा रहे हैं ईरान के प्रति और खुले तौर पर वो साथ आ रहे हैं, चीन साथ में दिखाई पड़ रहा है, तो इसका भी अंदाजा इस तरीके से नहीं रहा होगा ना तो इसराइल को और न ही अमेरिका को। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अमेरिका को यह अंदाजा था कि ये युद्ध 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा और ईरान 2-3 दिन के अंदर ही घुटने टेक देगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान उठकर खड़ा हुआ है, पहले दिन आपके 20 टॉप कमांडर मारे जाना, और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने पलटवार शुरू किया है, नई लीडरशिप तुरंत उन्होंने तैयार की, और जो जिस तरीके से सटीक निशाने चल रहे हैं उसके बाद से ही इजराइल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इजराइल के सारे एयरपोर्ट बंद है, सब कुछ वहां थम गया है। जो उनकी जो नागरिक आबादी है जो पूरी की पूरी वो बंकरों में शिफ्ट कर दी गई है, और उसके बावजूद क्योंकि लोगों को बाहर तो आना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा बंकर के अंदर रहेंगे। तो जो खौफ का अंदाजा तेल अवीव में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे शहरों में दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग गया है कि जो नेतन्याहू का जो डिसीजन था वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो
अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से संसद भंग का प्रस्ताव आया है सदन में, उसके बाद से ही नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की भी चिंता दिखाई दे रही है। गाजा का उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है, उसके बाद लेबनान में भी जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की कोशिश की उसमें भी सफलता नहीं मिली है, और अब उन्होंने जिस तरीके से ईरान के खिलाफ वार छेड़ दी है, उससे जो नुकसान है वो इजराइल को ही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल काफी समय से बन रहा है, और जो हमास से युद्ध चल रहा है उस दौरान भी वहां पर कई बार प्रदर्शन हुए। ईरान युद्ध के बाद अब फिर वहां पर जो आंतरिक संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो और खतरनाक होने वाली है नेतन्याहू के लिए। और इधर अमेरिका में भी वहां लगातार जो ट्रंप सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ कई राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में, 50 राज्यों में वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कल रविवार को वहां सभी शहर, जो बड़े राज्य हैं, सब जगह पर बड़े प्रदर्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और इसराइल, ये दोनों ही अपनी जो घरेलू राजनीति है उसमें भी फंसे हुए हैं। और इधर ईरान पर हमले के बाद इसराइल उस पर जो हमले कर रहा है उसमें उसको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी भीषण प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आएगी, और दुनिया में तमाम देश किस तरह से एकजुटता दिखाएंगे ईरान के साथ। और अमेरिका इसीलिए अब उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये युद्ध विराम हो जाए, वहां पर सीज फायर हो जाए। बिल्कुल, ये कोशिश असल में समीर जी है क्या कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी ज्यादा जनाक्रोश भड़क उठा है जी। और वहां का एक मानवाधिकार संगठन है इजराइल का ही, और उसका नाम है B'TSELEM, ये BTSELEM उसमें है। उसका ये कहना है कि इजराइल की चरमपंथी और बेकाबू सरकार ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के साथ साथ फिलिस्तीन में अपने अपराधों को तेज किया है। और उसका कहना यह है कि संगठन ने उसने आगाह किया कि जैसे जैसे वैश्विक मीडिया और राजनीति का ध्यान ईरान की ओर गया है, इजरायली सेना ने इस अवसर का फायदा उठाकर गजा में जानबूझकर भूखमरी, संचार और अवरोध और हमलों में वृद्धि की है। ये उसका कहना ये है कि ये जो गाजा में स्वास्थ्य संकट वगैरह हो रहा है, इसके खिलाफ इजराइल में काफी ज्यादा विरोध जो था वो अब होने लगा नेतन्याहू के खिलाफ। तो नेतन्याहू ने एक नया मोर्चा खोल दिया ईरान के खिलाफ, ताकि अब लोग जो है वो ईरान के खिलाफ उसमें हो जाए और नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे। क्योंकि नेतन्याहू को जेल जाना है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। उनके 2 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और उनको भी जेल जाना है, उनकी भी गवाही हो चुकी है। जैसे ही ये वार की स्थिति वहां खत्म होगी तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। तो जेल जाने से बचने के लिए सैकड़ों इजरायलियों की जान के ऊपर डाल दिया है उन्होंने, नेतन्याहू ने, और कई मोर्चे जो है दूसरे देशों के खिलाफ खोल दिए। तो अब नेतन्याहू खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और नेतन्याहू के खिलाफ जो है अब माहौल जो है वो इजराइल में जबरदस्त तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये माहौल का पिछले काफी समय से उनके खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर इधर हमास से लड़ाई में वहां पर जिस तरीके से इजराइल फंसा हुआ है, और इसके अलावा उस पर पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है मानवाधिकारों को लेकर, किस तरह से वो अमानवीय तरीके वहां पर जो फलस्तीनियों के खिलाफ अपनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो राहत सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। यूनाइटेड नेशंस कितने बार आलोचना कर चुका है, वहां पर WHO बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि हजारों लोग वहां भूखे मर रहे हैं, भूखमरी की स्थिति आ गई है। इन सब के बीच वहां पर जो आंतरिक संघर्ष बना हुआ है, और अब नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि उससे बचने के लिए ईरान के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है। यानी ईरान पर जो हमला किया है वो इसीलिए ताकि जो घरेलू समस्याओं में उलझे हुए हैं, घरेलू स्तर पर उनके खिलाफ जो एक विरोध की स्थिति बन रही है, विद्रोह की स्थिति बन रही है, उसको दबाया जा सके, उसको इग्नोर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से वहां पर मानवाधिकार संगठन ये अब आवाज उठा रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर बल्कि नेतन्याहू घरेलू मोर्चों पर भी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर भी बुरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा हमने बताया समीर जी कि वहां से उनका निजी हवाई जहाज जो है जिस पर चलते हैं वो भी वहां से हटा दिया गया है, और नेतन्याहू कहीं बंकर में कहीं छुपे हुए हैं, ये खबर आ रही है। और वहीं बंकर में ही वो अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब ये बैठकें काम आने वाली लग नहीं रहा है कि चूंकि ईरान को इसको इजराइल को ये, क्योंकि वो तो कहा जा रहा है कि वो तो बंकर में सुरक्षित है, लेकिन हमले लगातार जो बड़े शहरों में हो रहे हैं, पोर्ट पर हो रहे हैं, उससे आम नागरिकों की जान जा रही है। आम नागरिकों की जान जा रही है। और जो ईरान की सेना के प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप बंकरों में भी बच नहीं पाएंगे, आप इजराइल खाली कर दीजिए जी। ये कहा है कि यानी बंकर भी निशाना बनेंगे, बंकरों में आप नहीं बच पाएंगे, मिसाइल जो है वो बंकरों को भी छेद देंगी, ये एक तरीके से उन्होंने कहा। और जो तमाम वीडियोस सब वायरल हो रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि लोग किस तरीके से बदहवास होकर इजराइल में जो है बंकरों में भागे जा रहे हैं। इधर इजराइल का ही एक चैनल है समीर
जी चैनल 14, और उसने इजराइल की आपातकालीन सेना के हवाले से बताया है कि हाइफा शहर में कम से कम 87 घायल लोग जो हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, और हमले के कारण जो है कई बच्चे भी उसमें घायल हुए हैं, ये उसका कहना है अपना। और ये बताया गया है कि कई स्थानों पर बचाव अभियान चल रहा है। अब ये बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ये हमले और बढ़ेंगे, और लड़ाई की शुरुआत जो वो इजराइल ने की है, जब तक इजराइल अपना एग्रेशन खत्म नहीं करेगा तब तक ईरान की तरफ से ये हमले जारी रहेंगे, और निर्दोष ईरानी नागरिकों की जो जान ली है इजराइल ने उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है, और वहां के सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है। तो ये बहुत स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, और ईरान और इस्राइल के बीच ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये अलग बात है कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू किस तरीके से घरेलू मोर्चे पर भी घिरे हुए हैं। तमाम मानवाधिकार संगठनों के अलावा वहां आम लोग भी उनके खिलाफ एक तरीके से विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उसका जो लड़ाई का नुकसान हो रहा है वो आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। लोग बंकरों में छिपे हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं, और आसमान के ऊपर बिल्कुल धुंध छाई हुई है। लगातार वहां पर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरा नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां के आम लोगों को। और ईरान जिस तरीके से अब धमकी दे रहा है कि इजराइल को खाली कर दो और वहां से भी चले जाओ, क्योंकि पूरे इजराइल में कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ये युद्ध फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशकश की जा रही है युद्ध विराम की, लेकिन उस पेशकश को किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। ना ही ईरान के देने का मतलब ही नहीं है, इस्राइल ने भी उसको कोई तवज्जो नहीं दी है। अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि हौथी विद्रोही जो हैं उन्होंने भी इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। अभी 2 मिनट पहले की ये खबर आई है, और उसके इस मिसाइल हमले के कारण बीर शेवा और उसके आसपास के इलाके में जो है हमारे सायरन बज रहे हैं, और ये मिसाइल जो है यमन से दागी गई, और इजरायली सेना का कहना है कि वो इन हमलों को, इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हौथी की तरफ से भी ये मिसाइल अब दागी गई है। यानी इजराइल ने जो कई मोर्चे खोल दिए हैं, उन मोर्चों पर इजराइल खुद बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये है समीर जी, बिल्कुल तमाम मोर्चों पर गिरता नजर आ रहा है, और दूसरी ओर अपने घरेलू मोर्चे पर भी बुरी तरीके से गिरे नजर आ रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की 2 दिन की यात्रा के बाद अब आज पहुंचेंगे कनाडा। G7 की बैठक में वहां हिस्सा लेंगे। भारत उसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत वहां पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जाता रहा है। इस बार नहीं बुलाया गया था, भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर आमंत्रण आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ अलगाववादी सिख संगठनों की तरफ से उनकी यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है। कनाडा में वहां की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने का विरोध किया गया, और पूछा गया सरकार से कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर, महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो समझौते हैं, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उनको बुलाया गया है। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण यात्रा है अमलेंदु जी प्रधानमंत्री की ये कनाडा की यात्रा G7 की बैठक में जो जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण यात्रा है। और समीर जी, और अडानी को लेकर अब जो सवाल उठे हैं उसको लेकर कांग्रेस के जो महासचिव हैं संचार जयराम रमेश जी, उन्होंने आज बड़े सवाल उठाए हैं, और उन्होंने मतलब जो कहा है वो एक तरीके से अडानी के मसले पर, उनकी साइप्रस यात्रा जो है वो किस तरीके से सवालों के घेरे में है। क्योंकि बताया जाता है कि राष्ट्रीय सेठ जो हैं उनके कई लोगों के जो नागरिकता कार्ड हैं वो साइप्रस के हैं जी, ये बताया जाता है। और साइप्रस के अभी बीच में ये खबरें आई थी समीर जी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें चली कि ईरान ने साइप्रस से कहा है कि इजराइल के साथ बैठ के फैसला करा दिया जाए, बातचीत करा दी जाए, जिसका ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा है, और ना हम इसकी कोई आवश्यकता है, हम इजराइल को साफ तौर पर जवाब देंगे। अब ये खबरें चली कहां से? अब ये है क्योंकि जैसे ही हाइफा एयरपोर्ट पर हमला हुआ ईरान का, उसके बाद ये खबरें चलने लगी सब ईरान ने साइप्रस से कहा है कि आप जाइए। और उसके बाद खबर आती है समीर जी की प्रधानमंत्री अचानक जो है वो जा रहे हैं साइप्रस भी। पहले से तो
हमें तो जानकारी नहीं पहले से वो कार्यक्रम तय था कि नहीं था। उन्होंने बताया कि 2 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री साइप्रस जा रहे हैं। अब इसको लेकर जो ट्वीट किया है जयराम रमेश ने वो बड़ा महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं जयराम रमेश ने। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय साइप्रस में है और वहां से कनाडा जाएंगे। जाहिर है वे हमें ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि ये महज संयोग है कि मोडानी घोटाले से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति साइप्रस का नागरिक है। रिपोर्टों के मुताबिक साइप्रस स्थित फंड न्यू लियनिया अडानी समूह की कंपनियों में करीब $420 मिलियन का निवेश किया है। इस फंड के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर यानी जो वास्तविक लाभार्थी हैं अमीकॉर्प नामक एक संस्था से जुड़े हैं। ये अमीकॉर्प कम से कम 7 अडानी प्रमोटर इकाइयों की स्थापना में शामिल रही है। इसके अलावा इसका नाम विनोद अडानी से जुड़ी 17 ऑफशोर शेल कंपनियों से भी जोड़ा गया है। अमीकॉर्प का नाम उन 3 मॉरिशस स्थित ऑफशोर निवेशकों से भी जुड़ा है जिन्होंने अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया है। ये सभी लेन देन वर्तमान में सेबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये जांच इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि साइप्रस जैसे टैक्स हेवन देश वित्तीय लेन देन की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उस स्तर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा है जिसकी ज़रूरत है। ये पूरा वही नेटवर्क है अमलेंदु जी जिसमें जो सेबी की चेयरपर्सन भी उसमें घिरी हुई नजर आई थी, हालांकि उनको बाद में क्लीन चिट दे दी गई। और पूरा का पूरा अडानी का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं करते हैं, ये जो आरोप था उसको ही आरोपों को पुष्ट करता हुआ ये एक नया आरोप है, क्योंकि साइप्रस की यात्रा पहले से निर्धारित नहीं थी, ये अचानक तय हुई। हाँ, अचानक तय हुई। और दूसरा समीर जी, साइप्रस जो है वो टैक्स हेवन वाले देशों में माना जाता है। और यहाँ जयराम रमेश ने आखिर में एक और बात कही है समीर जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1950 में इसका जो स्वतंत्रता संग्राम चला साइप्रस का, उसको पंडित नेहरू ने समर्थन दिया था। उसके बाद ये जो था वो मतलब स्वतंत्र हुआ और तुर्की जो था वो उसने इसके क्षेत्रों पे हमला किया हुआ। तो जयराम रमेश ने आखिर में ये भी याद दिलाया है कि भारत के 3 विशिष्ट सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल PS ज्ञानी, महान जनरल KS थिमैया और लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने 1964 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्र साइप्रस बल का नेतृत्व किया। हाल ही में 2 विद्वानों ने UNFCCC पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है जो साइप्रस गणराज्य के गठन में भारत की अहम भूमिका को उजागर करता है। मुझे संदेह है कि मोदी जी के सलाहकारों को इस इतिहास की जानकारी भी होगी। आज की भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में यह याद रखना जरूरी है कि 1950 के दशक में भारत द्वारा साइप्रस की स्वतंत्रता के लिए किया गया समर्थन तुर्की के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा की थी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर साइप्रस सिर्फ राष्ट्रीय सेठ की वजह से जा रहे हैं तो तुर्की से आपके संबंध और खराब होंगे जो पहले ही खराब हो चुके हैं। जी तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्रीय सेठ के हितों के लिए भारत को ऐसे दुष्चक्र में फंसा देंगे जहां हमारा कोई दोस्त ही नहीं और सारी दुनिया दुश्मन ही दुश्मन होगी? बिल्कुल। और तुर्की और साइप्रस की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, 13-14 लाख की आबादी है वहां पर। और साइप्रस की जी हाँ, अहमदाबाद शहर जितना उसका क्षेत्रफल है। जी हाँ बिल्कुल। और तुर्की के साथ संबंध, हालांकि जो प्रधानमंत्री के तमाम समर्थक लोग हैं सोशल मीडिया पर जो उनके किसी भी काम की एक उसकी प्रशंसा में बातें लिखने लगते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि ये तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का भी साथ दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच जब वहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान में जो कैंप चल रहे थे, उसमें तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। तो अब तुर्की को आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री, ये उनकी अपनी नई रणनीति है जिसके तहत साइप्रस जा रहे हैं। और ये अगर वास्तव में रणनीति है तो फिर ये वही फॉरेन पॉलिसी है, वही डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो नज़र आ रही है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ दिखाई नहीं पड़ी। और समीर जी, स्पीच जो है जो ईरान की विदेश मंत्रालय है, ये उसके प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि उनकी पर्शियन में होगी तो हम सीधा नहीं बता सकते, लेकिन उसके जो क्या कहा है उन्होंने वो हम अपने दर्शकों को अवश्य बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस और कनाडा की यात्रा को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। साइप्रस की 2 दिन की यात्रा थी और आज वो समाप्त हो रही है और आज कनाडा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर की निगाहें उस पर लगी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद होंगे। और जिस तरीके से बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने ट्रेड रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम कराया है, भारत की ओर से उसका जवाब नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो क्या एक बार फिर वो अपने उस बयान को दोहराएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा भी कनाडा ने जिस तरीके से
भारत के प्रधानमंत्री को शर्तों के आधार पर इनविटेशन भेजा है, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। और कनाडा में कुछ अलगाववादी सिख संगठनों की ओर से प्रदेश नरेंद्र मोदी की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो बेहद चुनौतीपूर्ण यात्रा है ये, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है G7 की बैठक में। सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या होता है, खासतौर पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी क्या बातचीत होती है। हाँ बिल्कुल, ट्रंप साहब क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री के सामने भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि देखो यहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, मैंने जो है भारत का जो था पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, और उस पर प्रधानमंत्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली चीज होगी। तो कनाडा की यात्रा जो है प्रधानमंत्री की वो काफी ज्यादा देखने वाली होगी। और वहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कनाडा में, ये काफी चिंताजनक है समीर जी। और चिंताजनक इसलिए कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ गए हैं तो नरेंद्र मोदी की हैसियत से नहीं गए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से गए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये कनाडा को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ जो है अगर उसकी धरती पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये अक्षम्य है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन वहाँ भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। तो ये भारत इसको गंभीरता से लेगा और ये जो किसी भी तरीके से मतलब अक्षम्य नहीं। जी बिल्कुल, ये इसको लेकर वहां पर जिस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दिनों खराब हुए हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा कनाडा के साथ संबंधों को और बेहतर बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से कनाडा में वहां की संसद में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विरोध हुआ, बातें हुई, और उसके जवाब में वहां की सरकार ने जो कहा है कि कुछ शर्तों के आधार पर इन्विटेशन दिया गया है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और वहां पर जब ये अगर बातें होंगी आपसी बातचीत में, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या उस पर प्रतिक्रिया होगी। जी अमलेदु जी, कुछ आप और खबर बताना चाहते हैं? हाँ, यही था कि इजराइल ने जो हूती विद्रोहियों के जो सैन्य प्रमुख है मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी, उन पर हवाई हमला किया था शनिवार की रात को। उसके जवाब में अब जो है हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जो सैनिक ठिकाने हैं उन पर हमले किए। तो यानी इजराइल जो है वो कई मोर्चे खोलता जा रहा है खुद ही, और एक तरह से कहा जाए कि नेतन्याहू अपने को बचाने के चक्कर में इजराइल की बुरी गत कराने पर तुल गए हैं, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर इजराइल में भी अब विरोध की आवाजें काफी मुखर होने लगी हैं और लोग सवाल उठाने लगे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू के इस नेतृत्व पर। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल वो खत्म होने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रहेंगी इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें।